नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर फिर से एक चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल जेएनयू पर एक फिल्म बनने की चर्चा वायरल है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के बहुत सारे मुख्य धारा के मीडिया ने भी छापा है, हिंदी अंग्रेज़ी तमाम भाषाओं में। इस फिल्म के पोस्टर में जो अभी हमारे सामने आई है, जेएनयू के बिल्डिंग की तस्वीर है, मगर इसका नाम जेएनयू मतलब जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी बताया गया है। मुट्ठी में कैद भारत के मानचित्र को भगवा रंग में दर्शाया गया है, जिस पर लिखा है, क्या एक विश्वविद्यालय राष्ट्र को खंडित कर सकता है? यह सवाल अंग्रेजी में लिखा हुआ है। महाकाल मूवीज़ के बैनर तले बना यह फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमा घरों में दिखेगी, ऐसा उस पोस्टर के हवाले से पता चलता है। इस फिल्म को विनय शर्मा नाम के किसी महापुरुष ने लिखा और निर्देशित किया है। इसके निर्माता का नाम प्रतिमा दत्ता है। इस फिल्म के पोस्टर को बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर खुद विजय राज और उर्वशी रौतेला ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस पोस्टर को शेयर किया है, जैसा कि खबरें छपी हैं। वहीं इसमें जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, उस पर हम इस वीडियो में आके चर्चा करेंगे। इस फिल्म के पोस्टर पर अधिकांश लोगों ने आश्चर्य और रोष प्रकट किया है, हालांकि कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के लोग इस फिल्म के पोस्टर को देखते ही अपनी प्रतिक्रिया में आश्चर्य व्यक्त किए होंगे या कर सकते हैं और रोष प्रकट कर सकते हैं, और वे किस प्रकार के लोग होंगे, कौन लोग हो सकते हैं जो एक भारत में एक यूनिवर्सिटी पर खुलेआम दिन दहाड़े वैचारिक हमले हो रहे हैं, राजनीतिक हमले हो रहे हैं, तमाम प्रकार के हमले हो रहे हैं, फिर भी उस पर खुशी जाहिर की गई है। पीवीआर इनॉक्स में फिल्म रिलीज़ होने की संभावना है, ऐसा उस पोस्टर के हवाले से पता चलता है। पोस्टर स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी कर रहे होंगे, लेकिन समर्थकों की प्रतिक्रियाएं अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। या यूँ कहें कि जिस भी मंशा से इस फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है, इस पर पूरी चर्चा शायद फिल्म को देखने के बाद, फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही हो सकेगी। जाहिर है फिल्म मुख्य धारा के स्तर पर बनी है, तो इसे जेएनयू विरोधियों का बड़ा आर्थिक समर्थन भी मिला होगा। हालांकि यह अनुमान ही लगाया जा सकता है कि जिस फिल्म को अभी लोगों ने देखा भी नहीं है, उसके खिलाफ प्रतिक्रियाएं क्यों हैं। उसका रीज़न शायद यह हो सकता है कि भारत के मानचित्र को जो भगवा दिखाया गया है और उसे मुट्ठी में कैद दिखाया गया है, और उसमें एक यूनिवर्सिटी को राष्ट्र को खंडित यानी देश को तोड़ने का जो सवाल के रूप में रखा गया है, यह दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, ऐसे प्रश्नों को लेकर ही यह चर्चा में पोस्टर आ गया है। और सबसे दिलचस्प बात है कि पीयूष मिश्रा जैसे कलाकार, जिनके बारे में अभी तक लोगों का मानना रहा है कि वे कहीं ना कहीं प्रगतिशील तबकों की तरफ उनका झुकाव रहता है, उनके विचार में प्रगतिशीलता होती है, आधुनिकता होती है, लेकिन पीयूष मिश्रा भी इस फिल्म में हैं, ऐसा अभी तक ऐसी जानकारी है। पूरी जानकारी फिल्म के बारे में तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही आ पाएगी। इस फिल्म पर लोगों की क्या राय है या बनेगी, इसका निर्धारण जाहिर सी बात है कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद होगा। पर इतना ज़रूर है कि जेएनयू के बारे में लोगों की आम राय को, आम ओपिनियन को सरकारी खर्चों के विज्ञापनों और गैर कानूनी, गैर संवैधानिक संरक्षणों के बल पर ज़बरदस्ती बदलने का प्रयास हो रहा है। कहने का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में जो एक छवि थी पुराने समय में कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक तार्किक परंपरा को, शिक्षा परंपरा को बढ़ावा देती है, उस पर सीधा सीधा प्रहार एक बार नहीं लगातार हो रहा है। इसके कई प्रमाण हैं जो आपको दिखेगा। जेएनयू को बदनाम और ध्वस्त करने वाला यह प्रयास कितना सफल होगा, जैसा कि अभी तक कयास लगाया जा रहा है, यह तो आने वाली पीढ़ियां ही तय कर पाएंगी। लेकिन इतना तो तय है कि भारत में विश्वविद्यालय नाम की संस्था 50 साल पूरा करते करते ध्वस्त
हो ही जाती है। आप सोच रहे होंगे कि यह मसला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भावुकता का है। मैं भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूं और मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बिल्कुल किसी एक ऐसे ही यूनिवर्सिटी की तरह देखा जाना चाहिए था जहां का मुख्य काम है तमाम सवालों को गंभीरता से आलोचनात्मक दृष्टि से देखना। लेकिन जो राजधानी दिल्ली में होने के कारण, भारत की राजधानी में होने कारण और अपने आलोचनात्मक तेवर के कारण, पॉपुलर होने के कारण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर मोदी सरकार के आने के बाद से हमले का तेवर बदल गया और वह हमला ऐसे अंदाज में हो रहा है कि जैसे पूरे देश के लोग, ऐसा लगता हो कि एक सरकार को इसीलिए वोट दे रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बर्बाद किया जा सके, ध्वस्त किया जा सके। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में ग्लोबल दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी भी एक यूनिवर्सिटी है जो 1000 साल से चल रही है, खड़ी है। तमाम सारे झंझावात पूरी दुनिया में, आप सोच सकते हैं कि 1000 साल के इतिहास में पूरी दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं हुई। जिस इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, 1000 साल में वहाँ भी कितने युद्ध हुए, कितने हमले हुए। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और अन्य भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो 500 सालों से खड़ी है, वह दिनों दिन बढ़ती है, उसका समाज में योगदान बढ़ता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शिक्षा पर हमले होते रहे हैं, बल्कि शिक्षा के बारे में तो ऐसी हालत रही है कि समाज का एक सबसे बड़ा तबका को तो शिक्षित होने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा शास्त्रों में भी प्रचारित किया जाता रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत को अगर आप आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से भी समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में कोई भी विश्वविद्यालय जो अंग्रेज़ों के आने के बाद से आधुनिक शिक्षा का एक उदाहरण बना, वह 50 साल होते होते दम तोड़ देती है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप शांति निकेतन यानी कि विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की बात करें, जिसे खुद भारत के पहले नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था बड़े ही सपने के साथ कि विश्व भारती का जो शिक्षा प्रणाली होगा पूरी दुनिया में संदेश देगा शांति का। वहाँ के पढ़े लिखे लोग आएंगे और शांति का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि विश्व भारती शांति निकेतन भी आए दिन किसी विवाद के मामले में खबरों में बना रहता है। इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी, बिहार का पटना यूनिवर्सिटी देख लें, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लें, कोई भी विश्वविद्यालय भारत में ऐसा नहीं है जो 50 साल तो अपने परफॉर्मेंस के, प्रदर्शन के उरूज पर रहता है, आसमान पर रहता है, लेकिन 50 साल के बाद उस यूनिवर्सिटी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है जिसकी चर्चा करना इस वीडियो में विस्तार से फिलहाल तो संभव नहीं है। भारत में कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो 50 साल के बाद अपने तेवर को, अपने आलोचनात्मक तेवर को बरकरार रख सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए दिन गोलीबारी चलती रहती है, छात्र संघ चुनाव के दरमियान या हॉस्टल में मारपीट के दरमियान, या कहें कि राज्य सरकारों के बीच और विश्वविद्यालय के छात्रों प्रोफेसरों के बीच कभी संसाधन को लेकर, कभी हॉस्टल को लेकर तमाम मुद्दों पर मारपीट की स्थिति बनी रहती है, हिंसा की स्थिति बनी रहती है। मेरे ही चैनल पर मैंने एक शो किया है, आप देख सकते हैं पीछे जाकर, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तो एक प्रशासक ही, कुलानुशासक ही, चीफ प्रॉक्टर ही एक छात्र को लाठी डंडों से पीट रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के विश्वविद्यालय पर हमले के प्रकार कोई एक जैसा नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से हमले भारत के विश्वविद्यालयों पे हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो हमले का प्रकार है वह सबसे सीधा है, सबसे सरल है। यहाँ तो भारत सरकार के मंत्री या भाजपा सरकार के नेता या किसी सरकार के नेता खुलेआम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पठन पाठन पद्धति पर सवाल उठाते रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल में हुई सैकड़ों बहाली पर ऐसे ही बहुत सारे आलोचना देखने को मिली, क्योंकि उसे एक खास सरकार के प्रति झुकाव
रखने वाले लोगों को ही जेएनयू में बहाल किया गया। यह बहाली, ऐसी बहाली न केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ऐसी ही बहाली देखने को मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय की बहाली की अगर चर्चा करें शिक्षा के हवाले से, तो वहाँ पे बहुत सारे डिज़र्विंग प्रोफेसर नौकरी से निकाल दिए गए और बहुत ही ब्राइट प्रोफेसर जो एडहॉक पढ़ाते थे हिंदू कॉलेज फिलॉसफी में, वे तो दुखी होकर उन्हें आत्महत्या ही करना पड़ा। तो आप अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हवाले से भारत के यूनिवर्सिटी सिस्टम पर, शिक्षा पर विचार मंथन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भारत में ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 50 साल से अधिक चल पा रहा है शांति से और अपने ही प्रदर्शन के लिए, जिसके लिए वह विख्यात रहा है, उसे बनाए रखे हुए है या उसे मेंटेन कर पा रहा है। इस हवाले से जेएनयू पर जो यह फिल्म बनी है जिसका नाम है जेएनयू जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसके पोस्टर में जेएनयू का बिल्डिंग पीछे दिखाया गया है। वैसे आप जेएनयू नाम से तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन चूंकि बिल्डिंग जेएनयू का है इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह फिल्म के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय क्या, कोई भी विश्वविद्यालय में आखिर कैसा तेवर हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी पर पूरी की पूरी फिल्म बनाई जा सके। आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है। भारत का कोई भी विश्वविद्यालय विश्व रैंकिंग में नहीं है। विश्व रैंकिंग में अगर है तो वह 500 के नीचे है। तो हम सभी जानते हैं कि 500 के नीचे अगर विश्व रैंकिंग में भारत का यूनिवर्सिटी है तो कहने का मतलब कि वह उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका कोई बहुत ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जेएनयू के मामले में यह भले ही कहा जा सकता है कि जेएनयू राजनीतिक कारणों से अपनी स्थापना के बाद से ही विपक्ष की भूमिका निभाने के कारण विवादों में रहा है। ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार के आने के बाद से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोग सरकार के प्रति, केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति ज़्यादा आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं, बल्कि आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी से ठन गई थी, बल्कि बहुत सारे नेता तो जेल भेज दिए गए थे। छात्र नेता जेल भेजे जा चुके हैं, पहले भी भेजे जा चुके हैं। 1983 जो पुराने छात्र हैं वो बताते हैं कि 1982-83 में भी इंदिरा गांधी जब जवाहरलाल नेहरू आना चाहती थी तब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार का भारी विरोध किया और लाठी चलने की भी बात बहुत सारे सीनियर बताते हैं। बल्कि मनमोहन सिंह, हाल की ही बात है, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आए तो यहाँ के छात्र नेताओं ने, यहाँ के छात्रों ने केंद्र सरकार की आलोचना की और अपने आलोचना के अधिकार को बचाव के लिए लड़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह का विरोध किया और बल्कि बहुत सारे छात्रों पर एफआईआर हुई जिसे बाद में वापस ले लिया गया। यहाँ के छात्रों का, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सीनियर छात्र यह भी बताते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस भाषण के बाद जब वो भाषण देकर चले गए तो उस भाषण के बाद यहाँ के कांग्रेस के छात्र संगठनों में और वामपंथी छात्र संगठनों में झड़प भी हुई थी, मारपीट की बातें भी लोग बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर यह जो आरोप है कि यह भाजपा विरोधी है और इसके विरोध में भाजपा वाले फैलाते हैं कि यह हिंदू विरोधी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सनातन धर्म विरोधी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के छात्रों की भूमिका, एक छात्र अपनी भूमिका निभाते हैं और तार्किक रूप से पूरी दुनिया के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, विरोध दर्ज करते हैं। शायद इसीलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भाजपा सरकार में सबसे अधिक निशाने पर है। अगर आप बात करें कि भारत के जो विश्वविद्यालय विवादों से परे हैं, जेएनयू के बारे में तो कहा जाता है कि जेएनयू विवादों में रहता है राजनीतिक कारणों से, तो जो विश्वविद्यालय, भारत के विश्वविद्यालय बहुत तीव्रता से राजनीतिक विरोध नहीं करते हैं, भारत में उन विश्वविद्यालयों की हालत खराब क्यों है? उन विश्वविद्यालयों पर भारत सरकार या राज्य सरकारें क्यों ध्यान नहीं देती है? तो आपको समझ में आ जाएगा इस सवाल पर चिंतन करने से कि सरकारें चाहे कोई भी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार कभी भी किसी भी जनता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार निरंकुश हो जाना चाहती है। सरकार चाहती है कि उन पर कोई भी उंगली न उठा पाए। जो लोग उनसे सवाल करेंगे उन सवाल
करने वालों को कुचल दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र अभी भी जेल में हैं अन्य कारणों से। सरकारें कहती हैं कि उन छात्रों पर कभी दंगे कराने का आरोप है तो कभी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस छात्र की मैं बात कर रहा हूँ, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो या अन्य यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र हों, जामिया मिलिया इस्लामिया के मिरान हैदर हों और भी बहुत सारे लोग जो पिछली बार जेल में छात्र भेज दिए गए, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की बहुत सारी जन विरोधी नीतियों का बेखौफ होकर विरोध किया और उनके खिलाफ अपनी बात को वे रखते रहे। ऐसा नहीं है कि जेएनयू कोई पहली बार विरोध का सामना कर रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। और यह भी नहीं है कि जेएनयू के छात्रों के बीच में और प्रशासन के बीच में पहली बार तनातनी हुई है। पुलिस ने छात्रों को अनेकों बार पीटा है जब जेएनयू के छात्र बाहर निकले हैं। उन पर पानी के फव्वारे चलाए गए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, उन्हें डिटेन किया गया है। जेएनयू के छात्र बहुत सारे संगीन मामलों में, जो अभी कोर्ट आगे चल के बताएगी कि वे मामले सच थे या झूठ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों को जेलों में भी भेज दिया जा रहा है। सारे विरोध राजनीतिक विचारधारा पर ही केंद्रित थे या हैं। जहाँ तक जेएनयू के विरोध की बात है तो भाजपा सरकार में कोई सबसे मुखर और सशक्त विपक्ष की आवाज़ बनकर उभरा है, उसका नाम जेएनयू रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जेएनयू ही केंद्र सरकार ही क्या, जेएनयू के विद्यार्थी पूरी दुनिया के सरकार, प्रशासन और पूरी व्यवस्था, चाहे वह लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या कम्युनिस्ट व्यवस्था हो। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो एक वामपंथी पार्टी नहीं बल्कि कई वामपंथी पार्टियां हैं। बल्कि आप कहें तो अगर 5 छात्रों को भी लगता है कि यहाँ के जो मुख्य धारा की वामपंथी पार्टी है, छात्र संगठन है, वे अगर लोकतांत्रिक तरीके से सभी छात्रों को अपनी बात नहीं रखने देते हैं तो वे 5 छात्रों का, 3 छात्रों का, 1 छात्रों का भी अपना संगठन बनाने का अधिकार है। और जब यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग होती है या कोई भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन होता है तो वह एक छात्र सभी पार्टियों के खिलाफ खुलकर अपनी बातें रख सकता है, रखता है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसे एक नेता वाले संगठन को भी उतने ही सम्मान से छात्र देखते हैं जितना कोई बड़े जन समूह, बड़े छात्र समूह वाले संगठन को देखते हैं। जेएनयू के राजनीतिक माहौल को जितना बदनाम करने का प्रयास किया गया है, उससे कहीं अधिक प्रयास जेएनयू के छात्रों और अध्यापकों के लिए किया गया है। जेएनयू को बदनाम करने के बाद सबसे ज़्यादा हमला जेएनयू की छात्राओं यानी कि जेएनयू की लड़कियों पर किया गया है। अगर आप गूगल पर जाएंगे या पुराने अखबार उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नेता, किस पार्टी के नेता ने ऐसा बयान दिया है, यहाँ पे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक सामाजिक समस्या है। यह पूरे समाज की दृष्टि है लड़कियों के प्रति, पढ़े लिखे छात्राओं के प्रति। यह दुखद है कि भाजपा सरकार बनने के बाद जेएनयू के लड़कियों को सबसे अधिक गालियाँ दी गई हैं। इसमें भाजपा संलिप्त है या नहीं, यह जांच का विषय है। सरकार को चाहिए कि कहीं भी जेएनयू के खिलाफ, जेएनयू की लड़कियों के खिलाफ, जेएनयू के लड़कों के खिलाफ, जेएनयू छात्रों और अध्यापकों के खिलाफ जितने भी पोस्ट लिखे गए हैं वो उनका स्वभाव, उनका रूप किस प्रकार का है और उन्हें जो गाली देने वाले लोग हैं वे किस प्रकार के लोग हैं, उनका संगठन किस संगठन से है, चाहे वह संगठन सामाजिक हो या राजनीतिक, बात साफ साफ समझ में आ जाएगा। अगर आपको याद दिला दें तो आपको याद आएगा कि राजस्थान के भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने तो जेएनयू के बारे में इतना तक कहा था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बेतहाशा कंडोम मिलता है और हजारों की संख्या में जेएनयू के छात्र रोज़ कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। यह बात यहाँ कह देनी इसलिए ज़रूरी है ताकि सनद रहे कि आप कोई बात बोलकर किसी विश्वविद्यालय को अपमानित कर, वहाँ के छात्रों को अपमानित कर, अगर आपको लगता है कि आपने देश हित में कोई बड़ा काम किया है तो इस पर खुद आप सोचें, खुद विचारें कि आपके खुद का विचार कैसा है और आप देश सेवा कर रहे हैं कि देश पर वास्तविक हमला कर रहे हैं। जहाँ तक जेएनयू के छात्र छात्राओं का मानना है, वे स्पष्ट मानते हैं कि जेएनयू के छात्रों पर हमला करने का सीधा अर्थ है कि जेएनयू के छात्रों में सच को
सत्ता की आंखों में आंखें डालकर कहने का साहस है, यही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए जेएनयू छात्रों को सरकार के खर्चे, सहमति और संरक्षण के साथ बदनाम किया जाता है। बल्कि आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी एक यूनिवर्सिटी पर हमला करने वालों को सरकार संरक्षण देगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो स्थिति क्या होगी। अगर जेएनयू पर हमले की बात करें तो जेएनयू पर सबसे बड़ा जो हमला हुआ वह 5 जनवरी 2020 को हुआ, जिसमें जेएनयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय में हजारों छात्र कैंपस में शाम को घुसकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों से मारपीट की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्षा आयशी घोष का सर फट गया, आयरन रॉड से उन्हें मारा गया, सैकड़ों छात्र घायल हो गए थे। उस केंद्रीय विश्वविद्यालय पर हमले की अभी तक कोई जांच नहीं हुई और उस जांच का अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इसीलिए आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जेएनयू पर जो हमला है कहीं ना कहीं उसमें सत्ता का संरक्षण उसे प्राप्त है, क्योंकि इतना बड़ा हमला 5 जनवरी 2020 को हुआ, जिसमें हजारों छात्र कैंपस में घुसकर शाम को हजारों छात्रों को मारा पीटा, फिर भी इस पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, एक भी अपराधी नहीं गिरफ्तार किए गए, एक भी षड्यंत्रकारी गिरफ्तार नहीं किए गए कि आखिर इतना बड़ा हमले का मास्टरमाइंड था कौन। तो इसीलिए यह कहना कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात हो गई है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला करने वाले लोगों को सीधा सीधा सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और सत्ता किसके हाथ में है आप सभी जानते ही हैं। वैचारिक हमले की बात करें तो जेएनयू की बहुप्रतिष्ठित प्रोफेसरों में से एक प्रोफेसर निवेदिता मेनन का नाम आप सभी ने सुना होगा। निवेदिता मेनन के नकल करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें जेएनयू के एक प्रोफेसर के छवि को उठाकर दिखा दिया गया। ऐसा कम से कम उस द कश्मीर फाइल्स जब मूवी बन के आई तो उसका मुख्य टारगेट, भले वह मूवी कश्मीर पर था, लेकिन उस फिल्म में भी मामला जेएनयू में ले आया गया, और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स की पैरोकार रही प्रोफेसर निवेदिता मेनन पर उस फिल्म में खुद पल्लवी जोशी ने, ऐसा फिल्म समीक्षकों का मानना है कि पल्लवी जोशी ने जिस प्रोफेसर की भूमिका निभाई वह निवेदिता मेनन का था। हालांकि निवेदिता मेनन को यह जो बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया था उसमें भी यह फिल्म सफल नहीं हो पाई। इतना ज़रूर है कि द कश्मीर फाइल्स में जिस प्रकार से विवेक अग्निहोत्री ने सेक्स का मसाला लगाकर, नफ़रत का मसाला लगाकर और गैंग रेप वगैरह दिखाकर, धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगे दिखाकर करोड़ों रुपए कमाने की मंशा से जो फिल्म विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, वे उस मंशा में बिल्कुल सफल रहे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर फिल्म बनाने से अपना मुद्दा शुरू किया था, और अंत में वह धार्मिक उन्माद, दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और दंगे फसाद के इर्द गिर्द, गैंगरेप के इर्द गिर्द, हिंदू महिलाओं का रेप के इर्द गिर्द फिल्म बनाकर प्रोवोक करके 400 करोड़ से अधिक के पैसे कमा लिए। हम इस पर बात करना ज़रूरी है कि हम सभी जानते हैं कि भले ही विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने के बाद 400 करोड़ से अधिक पैसे कमा लिए, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों के मुद्दों का क्या, जिसके मुद्दों पर चढ़ के विवेक अग्निहोत्री ने यह फिल्म बनाई और अपने आप को बहुत बड़ा न्याय का योद्धा साबित करने की कोशिश की। सच्चाई हम सब के सामने आ चुकी है। बल्कि आप देखेंगे मीडिया के हवाले से तो आपको समझ में आएगा कि विवेक अग्निहोत्री के नफरत वाले बयानों के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने खुलकर आर्टिकल लिखे, आलोचना किया। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर भी विवेक अग्निहोत्री से पूछा कि विवेक अग्निहोत्री ने जिस कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को धार्मिक उन्माद का रंग देकर फिल्म बनाकर करोड़ों खरबों रुपए कमा लिए, उस कश्मीरी पंडित को सिवाय और अधिक नफरत के क्या मिला। जब कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज़ हुई थी तो उसके वीडियो सामने आ रहे थे। उस वीडियो में बार बार जो दर्शक फिल्म देखकर आते थे और वे जार जार रोते थे, महिलाएं रोती थीं और मुसलमानों के खिलाफ बयान देती थी, और वे कहती थीं कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। सभी फिल्मों में कहीं ना कहीं से घूम फिर कर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रसंग आ ही जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी जितनी फिल्में अभी तक बनी हैं, सारी की सारी फिल्में पिट गई हैं, फ्लॉप हो गई हैं। कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को, वास्तविक समस्याओं को दिखाने में जैसे द कश्मीर फाइल्स असफल रही, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को केंद्र में रखकर जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, चूँकि उनकी मंशा गलत है, इसलिए वे सभी फिल्में बुरी तरह से असफल हो रही है। संभव है द कश्मीर फाइल्स जैसी नफरती फिल्मों को बनाकर 400 करोड़ से अधिक कमाने के बाद इस फिल्म ने स्तरहीन नफरतियों को रास्ता दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी फिल्मों को आसानी से सेंसर बोर्ड कैसे पास कर दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी फिल्में जो बहुत रिसर्च के बाद भी बनती है, उन फिल्मों पर भी सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती है। बल्कि कई बार तो बहुत सारे गंभीर और सीरियस अच्छे फिल्मों को भी सेंसर बोर्ड के आमने सामने संघर्ष करना पड़ा है और उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण सीन्स को, डायलॉग्स को काटने पड़े हैं। बहुत सारे फिल्मों का मैटर तो कोर्ट में पहुंच जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन जितने भी नफरती या नफ़रत के बाज़ार बनाने वाले फिल्म हैं, जो नफ़रत को बढ़ाने वाले फिल्म है, उन फिल्मों को बड़ी आसानी से सेंसर बोर्ड की अनुमति कैसे मिल जाती है, यह भी एक चर्चा का विषय है। यह भी एक गंभीर सवाल बन गया है। सेंसर बोर्ड पर आए दिन प्रश्न उठते रहते हैं। उससे भी बड़ा सवाल है कि जेएनयू और केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जेएनयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है और वह पूरी तरह से सरकार के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार चलता है। ऐसे में सरकार की विचारधारा में यकीन करने वाले लोग सरकारी संस्थाओं को ही बदनाम करने में क्यों लगे हैं? ये कौन लोग हैं जो एक तरफ से भाजपा सरकार को वोट देते हैं, आरएसएस का समर्थन करते हैं, मोदी सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार के अंदर ही चलाए जाने वाले विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां की वाइस चांसलर के बारे में खुद कहा जाता है कि वह मोदी समर्थक हैं, कई बयान वो मोदी सरकार के समर्थन में दे चुकी हैं, उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करके आखिर मोदी के समर्थकों को भी क्या हासिल होता है, यह बहुत ही गंभीर सवाल है। जिस प्रकार से जेएनयू सहित तमाम आत्मनिर्भरता से विचार करने और रखने वाले संस्थाओं पर भाजपा सरकार में तेजी से हमले बढ़े हैं, वो दिन दूर नहीं जब फिर से कोई विदेशी व्यक्ति भारत को संगठित और सुव्यवस्थित करने के नाम पर भारत पर हावी होने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो विदेशियों का जो पुराना आर्गुमेंट रहा है, आप सब समझते हैं कि ये सिविलाइजेशन का एक प्रोजेक्ट रहता है। कोई भी आक्रमणकारी दूसरे देश में जो आक्रमण करने जाते हैं तो वे मान के चलते हैं, अधिकतर अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे यही कह के, और उन्होंने यही तर्क रखा था कि वे भारत के लोग बर्बर हैं और वे भारत के लोगों को सिविलाइज करेंगे। तो क्या हम लोग अपने ही देश के मसलों पर जब गंभीरता से विचार विमर्श नहीं करेंगे और विचार करने वालों पर, सवाल करने वालों पर तीखे हमले होंगे, गैर संवैधानिक हमले होंगे और उन हमले करने वालों से कोई सवाल नहीं होगा, तो क्या हम किसी तीसरी शक्ति को जाने अनजाने इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वे आएँ और भारत के मामलों पर हस्तक्षेप करें और वे साबित करें कि भारत का समाज वास्तव में जर्जर है, बर्बर है और कोई भी लोकतांत्रिक निर्णय हम करने में सक्षम नहीं है। जेएनयू मतलब जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी उस फिल्म के पोस्टर में दिखाया गया था। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी फिल्म बनाने के नाम पर जो वे फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनका नाम मैंने शुरू में बता दिया है, आप सुन सकते हैं, वे ऐसी छिछली और सस्ती लोकप्रियता के साथ कुछ बड़ा आर्थिक लाभ व्यक्तिगत स्तर पर हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूछना चाहिए कि क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम जवाहरलाल नेहरू पर है? क्या उस फिल्म डायरेक्टर को जवाहरलाल नेहरू से कोई समस्या है? क्या उनको यहाँ के छात्रों से इसलिए समस्या है कि यहाँ के छात्र सवाल करते हैं और सब से करते हैं? क्या उन्हें
इससे समस्या है कि जेएनयू के लोग बड़ी मेहनत से गरीब घर के लोग जेएनयू में आते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने के योग्य होकर यहाँ से जाते हैं और जहाँ जाते हैं अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं, बड़ा योगदान देने का प्रयास करते हैं। क्या इस फिल्म डायरेक्टर को जेएनयू का फुल फॉर्म जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बदल के जय शाह नेशनल यूनिवर्सिटी कर जाए तो वे जेएनयू से खुश हो जाएंगे? इसी के साथ मैं आज का यह चर्चा समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी अलग मुद्दे के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।